हेलो हेलो, शुरू करें। एक धारावाही परिनालिका क्या है के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? पहले तो परिनालिका क्या है? परिनालिका होता है अगर किसी तार को कॉइल के रूप में लपेटते हैं तो उसे परिनालिका कहते हैं। अतः इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका कुछ कुछ गुण है जो पूछा जाता है। ये अगर परिनालिका है, एक्चुअल में जब इसमें करंट देते हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो ये चुंबकीय बल रेखाएं जनरेट करता है, जो इसके अंदर समानांतर और इसके बाहर वक्राकार होती है। इसके अंदर कोई भी आप अस्थायी चुंबक डाल दोगे जिसमें चुंबकीय गुण नहीं है तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाएगा। जैसे किसी के संपर्क में जाने पर आदमी वैसा ही हो जाता है। तो इसके अंदर जब आप कोई चुंबकीय पदार्थ डाल दोगे तो वो चुंबकित हो जाएगा। और अस्थायी अस्थायी चुंबक को तो चुंबकित होने की जरूरत नहीं। अस्थायी चुंबक परमानेंट चुंबक है, वो चुंबकित तो ऑलरेडी रहता है। लेकिन अस्थायी चुंबक को भी डाल दोगे तो चुंबकित हो जाएगा। बोलो हाँ। तो कहते हैं एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग मृदु लोहा, मृदु लोहा मतलब अस्थायी चुंबक या अस्थायी 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 चुंबक के टुकड़ों को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। सही है। एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। करंट देंगे तो चुंबकित क्षण चुंबक की भांति कार्य करेगा। बोलन रे। फिर कहता है क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त होती है। सही है। ये गलत है। ये कब होगा? ये ऐसा क्वाइल टाइप क्वाइल तार रहेगा तब नहीं होगा। जब सीधा धारावाही तार रहेगा ना तब इसके चारों तरफ संकेंद्रीय। ये एनसीईआरटी में भी आप पढ़े थे। अरे एनसीईआरटी में चुंबक का लास्ट पॉइंट यही ना था कि अगर किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो वो चारों तरफ संकेंद्रीय वृत्त बना लेगा। क्या बना लेगा? तो ये गलत है कि सही है? स्टेटमेंट सही है किसके लिए? सीधे धारावाही चालक के लिए, क्वाइल के लिए नहीं। किसके लिए? सीधे धारावाही चालक। तो आंसर बता दें। एक और दो। पढ़ें आगे। बल्ब के फिलामेंट से डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोध मार दें कि प्रतिरोधकता मारें? क्या मारिएगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध का सही मात्रक होता है ओम, प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम में। प्रतिरोधकता आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। पढ़ें पढ़ें। कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने पर इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है? देखो, समानांतर क्रम में अगर आप प्रतिरोधों को संयोजित कीजिएगा तो प्रतिरोध न्यूनतम की उच्चतम? हाँ, प्रतिरोध न्यूनतम होगा। बहुत बढ़िया बात। श्रेणी क्रम में महत्तम। प्रतिरोध क्या होगा? न्यूनतम। प्रतिरोध न्यूनतम। बताओ, प्रतिरोध अगर न्यूनतम होगा तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ताप। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग। हमको ही बताइए कि ई प्रतिरोध समानांतर क्रम में प्रतिरोध न्यूनतम तब होगा जब या तो क्षेत्रफल महत्तम होगा, या तो लंबाई न्यूनतम होगा, या तो ताप न्यूनतम होगा। ये न्यूनतम तो ये न्यूनतम, ये न्यूनतम तो ये न्यूनतम, ये महत्तम तब ये न्यूनतम। तो या तो ये महत्तम दे दे ऑप्शन में, या तो ये न्यूनतम दे दे ऑप्शन में, या ये न्यूनतम दे दे ऑप्शन में। क्या दिया है? देखो क्या दिया है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने से कि कमी करने से? क्या करने से? वृद्धि करने से। किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? बताओ किस पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई पर करता है, क्षेत्रफल पर करता है, तापमान। चालक में प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता।
क्योंकि प्रतिरोध जो है ना किसी तार का अपना गुण है। प्रतिरोध, ये अगर तार है तो इसका ये अपना गुण है, इसमें से क्या धारा प्रवाहित होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रतिरोध आंतरिक गुण है, बाह्य धारा पर निर्भर नहीं करता। प्रकाश की तीव्रता नापना है, लक्स मीटर, कैलोरीमीटर किसको नापने के लिए, ऊष्मा, एनीमोमीटर वायु का वेग, अल्टीमीटर ऊंचाई। हो गया। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है, बता रहे। ए, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। इस्पात में तो ध्वनि का वेग ज्यादा होवे ना करता है, सबसे ज्यादा ठोस में कि द्रव में कि गैस में, तो इस्पात में ज्यादा होगा, क्या दिक्कत है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उससे 2 बार आवाजें सुनाई देती है, कभी कान देके सुने हो। ये प्रतिध्वनि है, और ये इसलिए आपको अधिक सुनाई पड़ती है क्योंकि इस बात में ध्वनि का वेग ज्यादा है। क्योंकि यहाँ प्रतिध्वनि का कोई कॉन्सेप्ट ऑप्शन में है नहीं, गूंज का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इसलिए यही आंसर सही होगा, न तो इसका प्रतिध्वनि या गूंज का मामला है। कह रहा है ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक होता है। वायु में अधिक होता है क्या, ध्वनि के वेग की अगर बात करोगे ना तो सबसे ज्यादा होता है किसमें, ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, सबसे कम होता है गैस में। ध्वनि तरंगे रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होती है। ध्वनि तरंगे, रुक जाओ यार, इसका आंसर ए नहीं होगा, ई होगा आंसर। ई नहीं रहता तब इसको मजबूरी में आंसर मारते हैं। ये तो है, ये है परावर्तन का सिद्धांत जो है, यही ना गूंज है। परावर्तन ही गूंज है, और इसी से प्रतिध्वनि इको निकलता है। हो गया। ये तो बैलेंस करना है, बताइए क्या बैलेंस कर रहा है, क्या बैलेंस कर रहा है। ये नंबर 2 1 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बैलेंस हो रहा है देखो तो। हीट एंड ट्रायल विधि से बैलेंस करते हैं, और जो बैलेंस नहीं होता है और संतुलित समीकरण को स्केल्टन समीकरण कहते हैं, ढांचा समीकरण कहते हैं, कंकाल समीकरण कहते हैं। क्लियर है ना। समीकरण जो बैलेंस होता है उसके दोनों तरफ द्रव्यमान संरक्षित रहता है, और वह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जितना रिएक्टेंट का होता है उतने प्रोडक्ट का होता है, और परमाणुओं की संख्या भी समान होता है। जितना रिएक्टेंट में परमाणुओं की संख्या होता है, प्रोडक्ट में भी उतना ही परमाणुओं की क्या होती है, संख्या होती है। बोलो, किसमें, संतुलित में क्या असंतुलित, संतुलित में। किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने, मेलामाइन का उपयोग करते हैं। बताओ यहां क्या होगा, फेरस सल्फेट, ए की भी किसी, डी अल्मुनियम सल्फेट, या मेलामाइन। अग्निरोधक कपड़ा जितना फायर सेफ्टी ऑफिसर्स है वो इसी का उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट से बताओ क्या बनता है, बोल रहे इप्सम सॉल्ट सुने हो, फेरस सल्फेट FeSO4, कौन विट्रियल है ये, बोल रे ग्रीन विट्रियल। अब व्हाइट विट्रियल का फॉर्मूला क्या है, ZnSO4। पढ़े,
भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कैसा? गोलाकार। भारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती का ज्वाला ऐसा जलेगा, गोलाकार, क्योंकि वहां जी का मान 0 होता है। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाता है, ऐसा क्यों होता है? होता क्या है, सूर्य की किरणें एक जगह जब केंद्रित हो जाती है ना तो आग लग जाता है। जैसे उत्तल लेंस ले लो, उसमें से सूर्य का किरण गुजारो, वो एक जगह इतना केंद्रित होगी कि आग जनरेट कर देगी। कभी भी एक जगह केंद्रीकरण अगर सूर्य के प्रकाश का हो गया किसी भी माध्यम के द्वारा, तो वहां क्या पकड़ लेगा? आग। क्या होगा आंसर बताओ? कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाता है, ऐसा कैसे होता है? पेड़ पौधों की रासायनिक प्रतिक्रिया से। जंगल में प्रज्वलनशील पदार्थ होते हैं? नहीं होते हैं। सूर्य की किरणों से सूखी पत्तियां क्या उठती है? जल उठती है। सूर्य की किरणों का केंद्रीकरण होता है जिसके कारण सूखी पत्तियां जल उठती है। और जल उठती है तो फिर जंगल की आग को बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पुलिस द्वारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग करते हैं नशे की जांच के लिए। क्या दिया है? आंसर बता। गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच, फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये शराब की जांच करता है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं। और लाल द्रव किसको कहते हैं? ब्रोमीन को। सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा। सिल्वर नाइट्रेट, इसको कहते हैं लूनर कास्टिक। कल इसका खूब प्रयोग होगा। मतदाताओं के जो दोनों उंगलियों में नहीं लगाता है, एक में लगाता है। पता नहीं, हम तो देखे ककरो ककरो दोनों उंगली में भी लगल था। लिख लिया। लिखोन रे चुट्टा, एक ही उंगली में लगाता है, तो उसी में इसका उपयोग होता है। लाल द्रव किसको कहते हैं? ब्रोमीन को। हल्दी प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। आज तो बहुत सारे लोगों का यही रात अंतिम, यही रात बाकी वाला स्थिति। आज कितना तारीख है? बस 3 दिन के अंदर बिहार को मिलेगा एक सरकार जिसको तुमने चुना है, जिसको तुम लोगों ने चुना है। अब देखते हैं तुम लोग क्या चुने हो। सरकार तो चला, क्या होगा हमको भी नहीं पता। अच्छा, तुम लोगों को, कितने लोगों को लगता है कि इस बार आरजेडी की सरकार बन रही है? कितने लोगों को लगता है कि पुरानी वाली सरकार फिर से वापस आ रही है? अच्छा, लड़की लोग में कितने लोगों को लगता है कि पुरानी वाली सरकार इस बार रहनी चाहिए? नहीं लगता। कितने लोगों को लगता है जनसुराज आना चाहिए? आपको लगता है? चलो आ जाओ, मारेंगे चुट्टा की। कुछ ना कुछ तो होबे करे। 3 दिन मात्र हम आप यहीं मिलेंगे फिर। बस 3 क्लास। आ जाओ इधर, आओ ना इधर। प्रोपीन कौन? प्रोपीन यौगिक का समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन है? अगला चौथा कह रहा है।
कौन रे? प्रोपीन हो गया, एल्केन एल्कीन, C3H6, C4H8, C5H10, C6, बताओ क्या होगा? प्रोपीन है मतलब ये एल्कीन है, एल्कीन है मतलब इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होगा बता? 3 नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, अगला चौथा कह रहा है, इसके बाद ना अगला चौथा। अभी तुम लोग रीजनिंग पढ़ता है तो लोग पता होगा, 1 2 3 आकर बाद वाला 4, बोलो रे। चौथा मारेगा, C4H8 मार लेना, एक लेके गिनोगे तो 1 2 3 4 मार लेना, ये है क्या ऑप्शन में? हाँ वो है, ये अगला चौथा कर रहा था इसको छोड़ के, मेरे बाद। यार रीजनिंग पढ़ो, रीजनिंग पढ़वे ना करता है तुम लोग। कौन सा पदार्थ खिड़की के कांच को साफ करने के लिए, हमको लगता है ये क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना जल कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दाहक सोडा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटा एसिड भी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है। हाँ गुरुबडी, अरे चट्टा, पूरा इलेक्शन से कौन मतलब? हमरा नहीं पता कब होगा परीक्षा। स्लाइड एंड स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत जीवों पर लागू नहीं होता है। इसने क्या सिद्धांत दिया था? सभी जीव कोशिकाओं से बना है और प्रत्येक कोशिका अलग अलग काम करती है, लेकिन सब मिलकर पूरे जीव का काम करती है। ये किसने दिया था? स्लाइड एंड स्वान। जो लागू विषाणु पर नहीं होता, वायरॉइड पर भी लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता? विषाणु और वायरॉइड पर लागू नहीं होता। होता है विषाणु के जैसा ही, कवक प्लस शैवाल मिला के क्या बना देता है? लाइकेन, जो प्रदूषण सूचक है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल सूचक है, वैसे ही ये प्रदूषण सूचक। पढ़े? बता, सूत्री विभाजन ये चरण का नाम बताए जिसके दौरान विभाजन से गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित हो जाता है, मेटाफेज में। बोलन रे, सबसे पहला फेज कौन? ये पहला फेज एनाफेज, उसके बाद टेलोफेज, एनाफेज के बाद प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद टिलोफेज। इसमें कोशिका विभाजन लगभग शुरू हो जाता है। इसमें सारे क्रोमोजोम मध्य रेखा पर आ जाते हैं। बोलो रे, ये जो एनाफेज है, फिर उसके बाद एनाफेज, प्रोफेज, हाँ ठीक तो है, ठीक तो है। एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज और टिलोफेज, इसमें कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। मेटाफेज में क्रोमोजोम
मध्य रेखा पर आ जाता है। कहा जाता है? नाम है मेटाफेज। मेटा मतलब मध्य रेखा। लिखिएगा सिंगल और देके। पिछला पहले प्रोफेज हो जाएगा। प्रोफेज जो है ना, प्रो का मतलब ये होता है पहले। ये सेल डिवीजन से पहले की तैयारी है। कौन फेज? प्रोफेज। उसके बाद है एनाफेज, उसके बाद कौन है? मेटाफेज, उसके बाद कौन है? टिलोफेज। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। इसके इस सब के बाद 5 नंबर पे कौन होता है? साइटो मतलब कोशिका। तो साइटोकाइनेसिस इसके बाद होता है। ये 5वां फेज। इसमें कोशिका विभाजन शुरू होता है और इसमें कोशिका विभाजन हो जाता है। साइटो मतलब होता है कोशिका, और काइनेसिस मतलब होता है टूटना। कोशिका 2 भाग में टूट जाता है। हो गया? अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? बोलो ने। बताओ, घाव वगैरह के भरने में कौन विभाजन? समसूत्री। बोलो ने। जनन में अर्धसूत्री विभाजन। जनन में मेल और फीमेल दोनों की कोशिकाएं भाग लेती हैं, और समसूत्री विभाजन में एक ही कोशिका 2 भाग में क्या होता है? टूट जाता है। अगर कहीं पर चोट वोट भी लग जाता है तो समसूत्री विभाजन के तहत ही जो मरी हुई कोशिकाओं को जीवित कोशिका 2 भाग में बंटकर 2 कोशिका बनकर उसको क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। अगला, निम्न से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? बताओ। हमारी पेशियां, मांसपेशियां, तंत्रिका, उत्तक, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। बता आंसर क्या होगा? बढ़िया से पढ़ के बता। कुछ लोग ये भी मारे होंगे। मारे हैं क्या? कुछ लोग ये भी मारे होंगे। ये कुछ लोग ये भी मार दिए होंगे। तंत्रिका, इपिथीलियम टिश्यू तो होगा नहीं। इपिथीलियम टिश्यू का काम है वैसे चीजों को की रक्षा करना जिसको बाह्य आघात से नुकसान हो सकता है। वो सारा इपिथीलियम टिश्यू है। जैसे फेफड़े का, हृदय का जो बाहरी परत है, सब इपिथीलियम टिश्यू से बना होता है। क्योंकि इस सब को बाहर से अगर कोई चोट पहुंचेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। वो सब इपिथीलियम अलग अलग प्रकार का होता है। कॉलमनर होता है, अलग अलग प्रकार का होता है इपिथीलियम टिश्यू। तो ई इपिथीलियम हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, पेशी संयोजी हो गया। एक बताओ आंसर अब। डी फॉर डॉग, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल। अरे बाप, कितने लोग बी के फेवर में हैं? डी। बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। अरे छोटा, कनेक्टिंग टिश्यू कौन कौन? संयोजी उत्तक कौन कौन है? रक्त। रक्त क्या है? संयोजी उत्तक है। तो रक्त का उपयोग हम लोग करते हैं क्या? हड्डी भी संयोजी उत्तक है। बोलन रे। लेकिन मेनली हम लोग यहाँ तंत्रिका उत्तक दे दिए हैं। तो तंत्रिका तंत्र जो है हमारे चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना तंत्रिका तंत्र के आप चल नहीं पाएगा। वैसे चलने के लिए 3 चीजें जरूरी है: तंत्रिका तंत्र, पेशिया उत्तक और हड्डी। बोलन रे। तो यहां पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट दी हुई है, तंत्रिका और कौन उत्तक? पेशिया उत्तक। इसलिए ये आंसर हो जाएगा। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान है?
बताओ आंसर। बी फॉर बॉल, बोलो ने। ए की बी की सी की डी। डी फॉर डॉग। कहता है पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना। होता क्या है, अम्लीय एसिडिक माध्यम, जैसे हमारे अमाशय में HCl का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? HCl का काम क्या है, जितने भी हानिकारक, अच्छा बताओ, साफ सफाई जो हम लोग करते हैं, कौन सी क्रिया? गंदगी पर साबुन का पाइसीकरण। साबुन क्या करता है? साबुन गंदगी को तोड़ देता है। पाइसीकरण मतलब तोड़ना। तो जब हम गंदगी पर साबुन लगाते हैं तो वो गंदगी को पाइसीकृत कर देता है, तोड़ देता है, जिसके कारण वो गंदगी पानी में घुलकर बाहर निकल जाती है। बुलंदे सेम क्रिया करता है हमारे शरीर में एसिड। एसिड का काम है जो भी हानिकारक चीजें हम खाते हैं उसको न्यूट्रल कर देना, और न्यूट्रल करने के बाद वो सभी हानिकारक जीवाणु मर जाते हैं। आप जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप समझिए कि आपका शरीर भी मटन है। यो तो मटन है क्या? नहीं पीस रहे आप, सौसे मटन तुम खा लेता है खस्सी का, वो पच जाता है तोहर, लेकिन अमाशय नहीं पचता है। तो वो जो पचता है उसका रीजन है किसका? HCl के कारण। अच्छा तुम चबाओ कि नहीं चबाओ, पचवे करेगा। तुम सीधे एगो पीस लो, पच जाएगा तैयो, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उसको तोड़ देता है। और आगे बहुत सारे लोग हैं तोड़ने वाले। तोड़ना ही पाचन है। एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा तो उसमें लाइन लिखा हुआ है कि अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। पाचन का डिफिनेशन है यही है कि जटिल को सरल में तोड़ देना, छोटे छोटे अणुओं में। इसीलिए मुंह में हम लोग क्या करते हैं, मुंह में कैसे पाचन हो जाए? आ किए, तो तोड़ दिए ना, तो तोड़ दिया तो पाचन हो गया। तो हमारे शरीर में जो एसिडिटी है, जो एसिड है, वही ज्यादा हो जाता है तो एसिडिटी हो जाता है। लेकिन अगर लिमिटेड एक्सेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी से हमारे शरीर में सफाया होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा हाँ बी। पित्त लवण द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी, इससे तो वसा का पाचन होता है। ये जो बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में तोड़ना, यह काम पित्त रस का है। किसका है? पित्त रस। जो कहां से स्रावित होता है? कहां से रे? यकृत से स्राव होता है जिसका, और जमा कहां होता है? पित्ताशय में। इसका काम है वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, अर्थात वसा का पाइसीकरण। लेकिन ई क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है? पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम का क्या करना? प्रदान कर। तो पित्त रस जब अम्लीय माध्यम प्रदान करता है तो उसके बाद साबुन के जैसा वो पाइसीकृत हो जाता है, टूट जाता है। ये सही है। क्षार होता है यहाँ पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना। अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, ये खुद क्षार है। लेकिन जो ये माध्यम प्रदान करता है वो कैसा माध्यम होता है? अम्लीय माध्यम। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डोमिनेंट फैक्टर होता है, इसलिए ये आंसर सही है। ई नहीं रहता तब इसका आंसर क्या हो जाता? सेकेंड नंबर मारते। पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटी वसा गुलिकाओं में तोड़ना, ये पित्त के द्वारा वसा का पाचन इसी क्रिया द्वारा होता है। एक आंसर बता, व्हाट इज द आंसर? स्वर यंत्र के दौरान आवाज बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है? सिगरेट पीने से? यौवनारंभ के दौरान आवाज बदल जाता है, पेशीय विकास से, फेफड़ों का विकास। लैरिंग्स के पास ही साउंड बॉक्स होता है। यहाँ अभी पढ़ाए हैं बायोलॉजी में, यहां पर साउंड बॉक्स होता है जिसके कारण आप अलग अलग आवाज निकाल पाते हो। यही हो जाएगा आंसर। इसको लैरिंग्स कहते हैं, स्वर यंत्र को। बताएगा आंसर। हाँ बी फॉर बॉल। समान त्रिज्या के एक लोहे की गेंद और लकड़ी के गेंद निर्वात में गिर रहा है तो समान है ना गिरेगा? हवा में गिरता तब भारी वाला पहले। रेल की पटरियों वक्रों पर बांकी जाती है। क्वेश्चन थोड़ा सा शुद्ध लग रहा है हमको। रेल की पटरियां वक्रों पर बांकी जाती है। बैंक होती है, बैंक मतलब होता है टेढ़ा होना, BANK, ताकि ट्रेन के वजन क्षैतिज घटक आवश्यक केंद्र आप सारक बल प्राप्त करें, पटरियां और रेलगाड़ी पहियों के बीच कोई घर्षण बल उत्पन्न ना हो, रेलगाड़ी का भार क्षैतिज घटक आवश्यक। यही हो जाएगा हमको लगता। क्या दिया है? कोई भी पिंड वृत्तीय गति में घूमेगी तो किस बल के कारण? अभिकेंद्र बल के कारण। किसके कारण?
और अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है, ये कहीं लगता नहीं है। लेकिन हम लोग वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने में मानते हैं कि कौन बल लग रहा होगा, अपकेंद्र बल। किधर की ओर? बाहर की ओर। थैंक यू वेरी मच।